आइए हम लोग देखते हैं बीटीसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है खनिज क्या है। इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। इसको ध्यान रखेंगे, आंतरिक संरचना, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इनकी संरचना हमेशा जो है एक फिक्स होती है, उसी संरचना में वो मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या होते हैं। ठीक है, पहचान की बात की जा रही है कि कैसे हम पहचानें कि ये धात्विक खनिज है या नहीं है। ठीक है, वैसे हम लोग खनिज के बारे में पढ़े हुए हैं कि खनिज दो तरह के होते, एक धात्विक होते हैं, ठीक है, और एक अधात्विक होते हैं। ठीक है, अधात्विक। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दो पहचान बताना है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई खनिज धात्विक है या फिर अधात्विक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। ठीक है, नीचे दिए गए हैं, दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो से ज़्यादा हमने चार रखा है, आपका मन करे तो दो भी इसमें से याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में दो ही पूछें, चार भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्या है कि जितने भी धात्विक खनिज होते हैं उसको अगर प्रगलन करें, यानी कि उसको गलाए ताप दे करके, तो उसके गलाने के बाद हमें उसमें से धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये पहली पहचान है। दूसरी क्या कि ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि अगर कोई धातु मान लीजिए ये है या धात्विक खनिज है, तो अपने से हो करके यहाँ से बिजली ये आर पार निकाल लेती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग तार की बात करते हैं, धातु के बने होते हैं तार, एक तरफ से अगर बिजली में डालते हैं तो दूसरे तरफ से भी करंट यानी कि बिजली बाहर आ जाती है, उसी को सुचालक कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोल सकते हैं कि इसे पीट करके क्या करेंगे, चद्दरें बनाई जाती है, यानी कि सीट बनाते हैं हम लोग। जैसे बहुत सारे देखे होंगे पतला पतला ही ऐसे ऐसे सीट, एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से सीट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इनमें धात्विक चमक भी होती है। जो भी धात्विक खनिज होते हैं उनमें धात्विक चमक एक अलग ही तरह की चमक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि खनिज की क्या क्या विशेषता होती है, इन विशेषताओं के बारे में बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले खनिजों की जो विशेषताएं होती है वो निम्नलिखित है, ऐसे हम लोग शुरुआत करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को है ना बड़े प्यार से लिखेंगे ताकि देखने वाला जो है देख कर ही संतुष्ट हो जाए अंदर से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, खनिजों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पहली विशेषता, इनकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है। जो भी खनिज है, हम लोग पीछे भी बात किए खनिज के डिफिनीशन में
कि खनिज क्या होते हैं, जिनकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है। ठीक है। दूसरा क्या लिखते हैं कि खनिज सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर खनिज ना होता तो जो हम लोगों का सांस्कृतिक विकास हुआ है या जो हम लोगों की सभ्यता में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव संभव नहीं हो पाते। ठीक है। तीसरा, खनिज के बिना उद्योगों का विकास असंभव है। जैसे हम लोग बात भी किए हैं, जब लौह खनिज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि लौह खनिज के मिलने के बाद ही उद्योगों का लगना शुरू हुआ, और इसलिए उद्योगों की जननी भी हम लोग किस खनिज को मानते हैं, तो लौह खनिज को ही उद्योगों की जननी मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि खनिजों के बिना उद्योगों का विकास असंभव है। ठीक है, ये विशेषता देख रहे हैं खनिज की। आगे क्या लिख सकते हैं कि खनिजों के निर्माण में चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन? ये खनिज। हम लोग अपने क्लास में चर्चा भी किए हुए हैं, जहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में, ठीक है, जहाँ पे मैग्मा रहता है पिघला हुआ, बहुत सारे धातु जो रहते हैं पिघले हुए अवस्था में रहते हैं, और यही जब आते हैं बाहर, ये धातु क्या है? खनिज है। और ये जब बाहर आते हैं तो यहीं पे ये ठंडा होकर के मैग्मा, ठीक है, जिसको लावा कहते हैं, ये ठंडा होकर के यहीं पे जम करके चट्टान का रूप ले लेते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये चट्टानों के निर्माण में भी अपना भूमिका निभाता है। कौन? ये खनिज। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए इसके उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में इसके उपयोग भी किए जाते हैं। किस लिए? केवल ये मजबूत होते हैं इस कारण से। ठीक है, और क्या हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में बात किया जाए तो 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे 2000 से ज़्यादा हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं, 2000 से ज़्यादा। ठीक है, जिसमें से बात किया जाए तो 100 खनिज जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन 100 में से भी अगर 30 के बारे में बात किया जाए तो 30 वैसे खनिज हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे सरकार की जो कमाई है, आमदनी है, जो बाहर भेजते हैं खनिज को, और उससे जो हमें पैसा मिलता है। ठीक है, इस दृष्टि से अगर बात किया जाए तो ये 30 ऐसे खनिज हैं जो हम लोगों के आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये कैसा संसाधन है? तो अगला पॉइंट में लिखेंगे कि यह एक समाप्य संसाधन है। समाप्य का मतलब होता है वैसे संसाधन जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका दूसरा नाम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, जिसको बनने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और कुछ कुछ तो बनते भी नहीं हैं। ठीक है, वैसे वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये एक समाप्य संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। खनिज क्या है? खनिज के गुण है कि वो धात्विक खनिज भी होते हैं और अधात्विक खनिज भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 पॉइंट हमने मेंशन किया है, कम से कम 5 पॉइंट तो आप किसी भी हालत में 5 पॉइंट याद ही रखेंगे। 5 इसमें से जो पसंद आए वो 5 पॉइंट आप करके रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क के 2 प्रकार के नाम लिखना है हमें। ठीक है, लौह अयस्क के वैसे तो 4 प्रकार जानते हैं हम लोग, लेकिन इनमें से भारत में केवल ये 3 ही पाया जाता है। ठीक है, हो सके क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं,
तो ये 3 जो है भारत में पाए जाते हैं, और ये जो लास्ट वाला है सीडेराइट, ये भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछे तो चारों लिख सकते हैं, अगर सीधा लॉयर्स को पूछे तो, लेकिन अगर भारत लगा के पूछे तो हम लोग 3 ही लिखेंगे। कौन कौन से? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 हमारे भारत में मिलते हैं, और ये सीडेराइट जो हमारे भारत में नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे, हम लोग जो है भारत के लौ अयस्क के रूप में इसे काउंट नहीं करते हैं, 3 को ही करते हैं। ठीक है, ये 3 ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य के नाम लिखने हैं। ठीक है, जहाँ पे लोहा मिलता है ज़्यादा मात्रा में, उन सारे राज्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, 2 पूछे तो 2 लिख सकते हैं, 3 पूछे तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सीधा पूछे तो कोशिश करिएगा 5 लिख देने का। ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा और झारखंड, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे लोहा उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। भारत के मुख्य लौह उत्पादक, सॉरी झारखंड के, भारत के नहीं, क्या है, झारखंड के जो मुख्य लौह उत्पादक जिला है जहाँ पे लोहा ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, झारखंड से उन सारे जिलों के नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे? तो लिखेंगे झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले निम्नलिखित हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग। ठीक है, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पे झारखंड में लोहा मिलता है। हजारीबाग हो गया, ठीक है, सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना। ठीक है, कहीं कहीं फरगना भी रहता है, परगना। ठीक है, एवं रांची, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पे झारखंड के हैं ये सारे ज़िले, और यहाँ पे लौह यानी कि लोहा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में इत्यादि भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मतलब मैग्नीज का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करना है, इसे हम लोगों को बताना है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इस्पात बनाने में हम लोग किस खनिज का उपयोग करते हैं, शुष्क सेल में यानी कि बैटरी में, सूखा बैटरी जिसको बोलते हैं, उसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, माचिस उद्योग में किसका उपयोग करते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन के आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीज के उपयोग हैं। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज है, इसके उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसे प्यार से लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, सारे आंसर। पहला, इस्पात निर्माण में। दूसरा, शुष्क सेल या बैटरी निर्माण में। तीसरा, फोटोग्राफी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीज का। ठीक है, कलर वगैरह लाने के लिए मैग्नीज का। चमड़ा उद्योग में यूज़ करते हैं हम लोग, माचिस उद्योग में। ठीक है, माचिस उद्योग में। और रंग रोगन, जो पेंटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें कलर करने के लिए, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, चीनी मिट्टी का बर्तन, उसमें भी हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए मैग्नीज का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखेंगे आपको, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम है, ठीक है,
मालूम ही होगा एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क है और इसी अयस्क से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी, एल्युमिनियम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण खनिज है और इसके उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। सबसे पहला वायुयान के निर्माण में करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है। और वायुयान को क्या चाहिए, जितना ज़्यादा हल्का रहेगा वायुयान उतना आसानी से उड़ेगा, है ना। तो वायुयान में क्यों यूज़ करते हैं, तो एक तो हल्का होने के कारण और दूसरा क्या है कि ये मजबूत भी होते हैं, मजबूत, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं और हल्के भी होते हैं, ठीक है। इसलिए वायुयान में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं, जलयानों में। जलयान का मतलब समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उसमें भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। और कहाँ, तो उसके पेंदी में, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, ठीक है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जलयानों के पेंदी में एल्युमिनियम की पट्टी लगाई जाती है ताकि जंग ना लगे, क्योंकि दूसरा मेटल अगर लगाएंगे हम लोग, धातु लगाएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा और वो खराब हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम का हम लोग उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, विद्युत विद्युत तार में हम लोग ये उपयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत तार में, ठीक है। जैसे हम लोग देखते होंगे ना, घर के आसपास में जो पोल पे तार गए हुए रहते हैं बिजली के लिए, उन तारों में देखेंगे तो एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है और जंग ना लगने के कारण जो है ये आराम से इसमें से करंट जो है बह जाता है, ठीक है। अगर इसके जगह लोहा का उपयोग करेंगे तो जंग लग जाएगा, लोहा में जंग लगता है और जंग लग के वो टूट भी जाएगा, करंट भी पास नहीं करेगा जंग लगने के बाद। उसी तरह अगर हम लोग तांबा का यूज़ करेंगे तो तांबा में भी क्या होता है, इसमें भी जंग जैसा ही लगता है, जिसको तूतिया कहा जाता है, तूतिया, ठीक है। जो देखे होंगे हल्का ब्लू कलर का रहता है या ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, तीसरा उपयोग क्या देखें हम लोग, विद्युत तार में, ठीक है। हल्का भी हो गया और जंग भी नहीं लगेगा। अगला उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन में। जो हम लोग घर में बर्तन यूज़ करते हैं ना, आपके घर में भी होंगे बहुत सारे बर्तन जो एल्युमिनियम के बने होंगे, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद सीमेंट, जो सीमेंट घर बनाने के लिए जो सीमेंट यूज़ होता है, उसी सीमेंट में एक सफ़ेद रंग का सीमेंट आता है और उस सफ़ेद रंग के सीमेंट को बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और जो खनिज तेल हैं पेट्रोलियम से जो निकलते हैं, उनके शुद्धिकरण में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि खनिज तेल क्या है, सारे एक साथ रहते हैं, उसमें से हम लोग उसका सफाई करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं। तो शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। और शुद्धिकरण में उपयोग किसका लेते हैं हम लोग, तो एल्युमिनियम का, ठीक है। ये सारा ध्यान रखेंगे, ये कुछ उपयोग है एल्युमिनियम का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्रक का उपयोग, अभ्रक या कहीं पे इसको अबरक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबरक, अबरक या अबरक, इन दोनों नामों से जाना जाता है ये, ठीक है। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन कैसा है ये, अधात्विक खनिज है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभ्रक कैसा खनिज है, अधात्विक। इसके उपयोग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि
ये अधातु है तो अपने अंदर से ये करंट को, ठीक है, यानी कि बिजली को पार नहीं करेगा। ये कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। कुचालक का मतलब जो अपने से करंट को बहने ना दे, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग अबीर, जो होली में खेलते हैं ना अबीर गुलाल, उन अबीर गुलालों में भी अबरक का उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो आयुर्वेदिक दवा होती है उन दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है अबरक का। इसके साथ साथ जो आणविक शक्ति केंद्र है, जो परमाणु गृह होते हैं जहाँ पर बिजली बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि इसके जो हीट हैं वो हीट आर पार ना जा सके, क्योंकि ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है, कुचालक होते हैं। ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं और विद्युत के भी, ठीक है। इसलिए दोनों जगह पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्रगलन केंद्रों में भी, यहाँ भी ऊष्मा को ही बचा के रखने के लिए प्रगलन केंद्र में भी इसका उपयोग करते हैं। और साथ में इसको चूर्ण करके, ठीक है, ईंट जानते हो कि घर में ईंट हम लोग लगाते हैं, घर बनाने में ईंट, तो इनके ईंट भी बनाए जाते हैं, ठीक है, चूर्ण करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर इसको ईंट के आकार में बना करके और उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे उपयोग हैं अबरक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर की उपयोगिता क्या क्या है, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन ये भी क्या है? अधात्विक खनिज है, ठीक है। इसके उपयोगिता को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो घर में सीमेंट उपयोग करते हैं हम लोग घर बनाने में, या और भी कहीं भी हम लोग सीमेंट का जो उपयोग करते हैं, उन सीमेंट को बनाने में कच्चा माल के रूप में सर्वप्रथम हम लोग चूना पत्थर का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन जो मेन बोलेंगे कि कच्चा माल कौन है, तो ये चूना पत्थर ही है, ठीक है। दूसरा उपयोग इसका है कि ये लौह अयस्क को गलाने में भी मदद करता है, ठीक है। जहाँ पे लोहा जो अयस्क से निकाला जाता है वहाँ पर भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ रसायन उद्योग में भी किया जाता है, जो अलग अलग तरह के रसायन बनाए जाते हैं। साथ में उर्वरक भी बनते हैं चूना पत्थर के, ठीक है। इसके अलावा कागज़ बनाने में, ठीक है, कागज़ उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चीनी उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है साफ करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग हैं चूना पत्थर के, ठीक है। ये 6 उपयोग हैं, इसमें से 5 किसी भी हालत में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे कि पूछ देगा आपसे कि कागज़ उद्योग में निम्न में से किन खनिज का उपयोग करते हैं, या चीनी उद्योग में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अभी हमने देखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? मतलब खनिज संरक्षण क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में बताना है। सबसे पहले संरक्षण की बात करते हैं। तो आधुनिक युग में मनुष्य ने खनिजों का उपयोग काफ़ी सारी जगहों पर कर रहा है, जिससे विदोहन की समस्या उत्पन्न हो गई है। विदोहन पहले चैप्टर में पढ़े हैं। खनिजों का काफ़ी ज़्यादा या किसी भी संसाधन का आँख बंद करके उपयोग करना विदोहन कहलाता है, ठीक है। इसलिए खनिज एक नवीकरणीय समाप्य संसाधन है, जो
या जिसका निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि उसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये सब कई बार बात किए हम लोग, जब से संसाधन चैप्टर शुरू के भूगोल जब से शुरू किए हैं ना, तभी से हम लोग इस चीज़ को लेकर के बात करते आए। ठीक है, अतः इसके उपयोगिता और भंडारण को देखते हुए इसको सुरक्षित रखना ही खनिज संरक्षण कहलाता है। मतलब खनिज इतने ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए और इसके भंडार भी क्या हैं, सीमित हैं, इसलिए इसका सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य के पीढ़ी जो है इसका उपयोग कर सके। ठीक है, यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से हम लोग इस खनिज का उपयोग करें, और यही क्या कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है। ठीक है, और सतत पोषणीय विकास क्या है, पहला चैप्टर में पढ़े हुए थे कि एक ऐसी विकास की अवधारणा है जिसमें अपनी ज़रूरत को पूरा करें, बर्बाद ना करें खनिज का या किसी भी संसाधन का, बल्कि अपने उपयोग भर उपयोग भी करें और बाकी उसको बचा करके रखें अगला पीढ़ी के लिए। इसी को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, और संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित कार्यक्रम या रूपरेखा ही प्रबंधन कहलाता है। मतलब कि कैसे खनिजों को बचाना है, उसके लिए जो भी चीज़ बनाए जाएंगे, ठीक है, कानून बनाए जाएं तो, या कुछ ऐसे क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाए, कुछ खनिजों को ऐसे बांट दिया जाए जिसको एक लिमिट के आधार पर ही उपयोग कर सकें। जैसे पेट्रोलियम की हम लोग बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन भी निकालता है और दूसरी उसकी मात्रा सीमित भी, जिसके कारण हम लोगों को एक तो पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और दूसरा हम लोग अगर देखें तो ये खनिज भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को कुछ नियम कानून बनाएंगे ताकि इनको बचाया जा सके, इसका उपयोग कम किया जा सके और अपने जो वातावरण है उसको दूषित होने से बचाएं। यही सारा चीज़ क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं बीटीसी का। ठीक है, क्लास टेंथ। ठीक है, बीटीसी। ठीक है, चलिए।